नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है देश और दुनिया की खबरों का। बीते 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत सहित 14 लोग सवार थे। तमिलनाडु में बीते 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अब केंद्र सरकार इस पद पर अगली नियुक्ति करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इस पद के लिए तीनों सेवाओं की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई नामों की सूची अनुमति के लिए जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास भेजी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुमति मिलने के बाद इस सूची को कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास भेजा जाएगा, जो नए सीडीएस की नियुक्ति पर अंतिम फैसला लेगी। अधिकारियों ने बताया कि जनरल बिपिन रावत के उत्तराधिकारी के चयन के लिए केंद्र सरकार एक पैनल को अंतिम रूप दे रही है। इस पैनल में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर शामिल किए गए हैं। वही माना जा रहा है कि थल सेना के वर्तमान प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अनुभव को देखते हुए उनका नाम अगले सीडीएस के लिए सबसे ऊपर है। वे अगले साल अप्रैल में सेवानिवृत्त होंगे। जनरल नरवणे तीनों सेनाओं के प्रमुखों में सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अमित शाह भी रैलियां कर रहे हैं। निषाद समाज और बीजेपी की सरकार बनाओ अधिकार पाओ पहली संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन 2022 के चुनाव में 300 पार करेगा। उन्होंने निषाद समाज से अपील की कि वो गली गली जाकर मोदी का संदेश पहुंचाए। उन्होंने पिछड़ों के लिए मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को भी गिनाया। अमित शाह ने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन था, ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। इस बार फिर सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे, कांग्रेस का अकाउंट न खुले ऐसा काम करना है। अमित शाह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। काशी विश्व का सबसे पुराना नगर है और काशी है तब से बाबा विश्वनाथ का वहां पर धाम। मगर जिस प्रकार की अव्यवस्था में काशी विश्वनाथ धाम पड़ा था, उससे मुक्ति दिलाकर आज बाबा अपने दरबार के साथ अनेक मंदिरों के बीच में शोभायमान होकर वहां बैठे हैं और मां गंगा का पानी लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के बीच में कुछ नहीं है। और इसकी शुरुआत भी मोदी जी ने स्वयं की। इतनी ठंड के अंदर गंगा स्नान कर हाथ में गंगा जल का कुंभ लेकर जब उन्होंने ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक किया, औरंगजेब से लेकर आज तक जितने श्रद्धालुओं के मन हत हुए होंगे, उनकी आत्मा भी जहां होगी, वो सबको संतुष्टि मिलने का काम। सालों सालों से चाहे राम जन्मभूमि का परिसर हो, चाहे विंध्यवासिनी का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का परिसर, हिंदू धर्म स्थानों के पुनरुद्धार का, उसकी भव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का, उसकी दिव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का किसी को विचार नहीं था, क्योंकि सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। आप सभी के समर्थन से और विशेषकर यूपी के समर्थन से, क्योंकि दोनों बार सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा सीटें देश भर में अगर किसी ने दी है तो मेरे उत्तर प्रदेश ने। पूर्ण बहुमत से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिंदू धर्म स्थानों की पुनरुद्धार की स्वप्न को हम साकार होते हुए देखते हैं। योगी जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को तिलांजलि देने का, उसको मुक्ति देने का कार्यक्रम हाथ में धरा। और मुझे आज आनंद है कि सहकारिता विभाग भी, जो सपा बसपा के शासन में कोई एक परिवार, कोई एक जाति का राजा रजवाड़ा बनकर बैठा था, गरीबों का जहां उद्धार होता है, गरीबों की आवाज सुनी जाती है, गरीबों तक योजना पहुंचाई जाती है,
इसका माध्यम में सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना था और सिर्फ 4-4.5 साल के शासन के अंदर आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र से, सहकारिता के हर क्षेत्र से, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे स्वसहाय जूथों का हो, चाहे पैक्स हो, उनके ऑडिट नहीं होते थे, अब ऑडिट हो रहे हैं, एबीसी ग्रेडेशन हो रहा है, चुनाव समय पर हो रहे हैं, पारदर्शिता आई है, बैंकों की साख बढ़ी है और जो प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था, उसमें आज उत्तर प्रदेश का सहकारिता विभाग बड़ी तन्मयता के साथ लगा है। मुझे इसका बहुत आनंद है कि बहन जी और बबुआ दोनों के राज्य में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, आज वो सेवा का माध्यम बनकर उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का सेवा कर 70 साल के बाद, 75 साल के बाद देश की जो सालों पुरानी मांग थी कि सहकारिता एक मंत्रालय बने, वो मंत्रालय बनाने का काम मोदी जी ने पूरा किया। और जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की, तब इस देश के करोड़ों किसानों को, करोड़ों महिला स्वसहाय जूथों के साथ, करोड़ों दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के साथ, सैकड़ों, हजारों, लाखों आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी कोऑपरेटिव के साथ न्याय करने का काम। ये समाजवादी पार्टी, ये बहुजनवादी समाजवादी पार्टी ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। आज तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम ये कांग्रेस, सपा, बसपा ने नहीं किया था। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। 2014 में मोदी जी ने फैसला किया कि पिछड़ा समाज के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और आज संवैधानिक दर्जा मिल गया। जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? तो मित्रों, मेरे साथ आज संकल्प करके जाइए। 2022 के चुनाव में निषाद समाज का विशाल समूह गांव गांव में फैल जाए, गली गली में फैल जाए, मोदी जी का संदेश लेकर, योगी जी का संदेश लेकर घर घर में जाए, कमल का निशान और निषाद पार्टी का निशान लेकर हर जगह पे 300 पार का नारा। पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी को लेकर बीजेपी और पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस में गठबंधन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सूबे के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी पकड़ को देखते हुए कैप्टन को गांव और बीजेपी को शहरी क्षेत्रों को देखना होगा। सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। जल्द ही दोनों दलों की तरफ से सीट शेयरिंग का खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में अपनी नई सियासी पार्टी शुरू कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भी किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा जोर है कि वो 2022 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इस चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी और संयुक्त के साथ चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने अपने सहयोगी के साथ गठबंधन न कर सीट के शेयरिंग के फॉर्मूला पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कैप्टन लगातार बीजेपी नेताओं के साथ बैठकें कर रणनीति बना रहे हैं। अब तक की हुई बैठकों में दोनों दलों के बीच चुनाव लड़ने को लेकर पहला जीत का फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसमें कैप्टन गांवों पर और बीजेपी शहरी क्षेत्रों पर फोकस करेगी। कैप्टन की ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा ही अच्छी पकड़ रही है। उन्हें खेती किसानी से हर चुनाव में अच्छा सपोर्ट मिलता रहा है। 2017 में भी शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कैप्टन को गाँवों से अच्छा सहयोग मिलता था।
पंजाब की सत्ता हासिल की। साथ ही पंजाब के सिखों पर कैप्टन की अच्छी पकड़ है। कैप्टन की वजह से 1999 में कांग्रेस खुद को फिर से जिंदा कर सकी। वहीं बीजेपी का पंजाब के शहरों में अच्छा जनाधार रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने गोवा में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जितने भी विपक्ष पार्टी हैं उन पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये अब एक पार्ट टाइम पार्टी है जो धीरे धीरे देश से गायब हो रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अपने प्रयोग करने के लिए और विभाजन पैदा करने के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल की पार्टियां कांग्रेस से पहले गोवा पहुंच गई है। वे आप और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने गोवा में आगामी चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। फडणवीस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है और राज्य बेरोजगारी और अपराध के मामले में पहले नंबर पर है। गोवा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी फडणवीस पोरवोरियम के पूर्व विधायक रोहन खुंटे के पार्टी में शामिल होने के बाद पणजी में लोगों को संबोधित कर रहे थे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख सदानंद शेत तनवड़े भी इस दौरान मौजूद थे। बीते 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर में, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे थे। साथ ही उनके साथ 14 लोग भी नहीं रहे थे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भोपाल के बेरागढ़ विश्राम घाट पर राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वरुण सिंह के भाई तनुल और बेटे श्रीद रिमन ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले फूलों से सजे ट्रैक्स में उनकी पार्थिव देह को सेना के 3 EME सेंटर के मिलिट्री हॉस्पिटल से बेरागढ़ में यथाशक्ति विश्राम घाट पहुंची। पूरे रास्ते में लोगों ने भारत माता की जय, वरुण सिंह अमर सिंह के नारे लगाए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी विश्राम घाट पहुंचकर शहीद को सैल्यूट किया। मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी समेत काफी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे। एयरफोर्स के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आपको बता दें गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 बजे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह भोपाल पहुंची थी। यहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट पर ही ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी। जब उन्हें उनके घर ले जाया जा रहा था तो ट्रक के पीछे पीछे शिवराज सिंह चौहान भी काफी देर तक पैदल चले थे। गौरी के प्रतीक वीर योद्धा श्रद्धेय वरुण सिंह जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। अद्भुत और अद्वितीय योद्धा जिन्होंने पहले भी मौत को मात दी थी। ऊपर करो, थोड़ी सी ऊपर करो। लेकिन अब हमारे बीच नहीं है, बल्कि उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए परिवार के साथ चर्चा करके संस्था का नाम और बाकी प्रतिमा लगाने का काम भी करेंगे, लेकिन विचार विमर्श करके करेंगे। परिवार से हम चर्चा करके, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में एक शासकीय सेवा में अवसर देते हैं। परिवार से चर्चा करेंगे, क्योंकि परिवार की जो भी भावनाएं होंगी उसको समाहित करते हुए हम फैसला करेंगे। और वीर योद्धा को, जो अमर शहीद को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भी परिजनों को भेंट करेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।